नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। आज की इस श्रृंखला में हम एक बार फिर से देखने वाले हैं 27 सितंबर को जो आपका आईटीबीपी का एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जीएस जीके की एक इम्पोर्टेंट क्लास। दोस्तों इस क्लास में लगभग हम 15 से 20 टॉप जो 15 और 20 क्वेश्चन बनेंगे इनका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। यदि आप लोगों में से किसी भी साथी का एग्जाम 27 सितंबर को आईटीबीपी का है तो वो साथी इस क्लास को पूरा देखेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, इसलिए सबसे पहले तो आप एक बार से सेशन को दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जिन भी विद्यार्थी का एग्जाम है उसके लिए क्लास शानदार साबित होगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आप सभी का स्वागत है। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 241 से शुरुआत है, यानी कि यहाँ पर 1 से शुरुआत है। कह रहा है डैश में प्रत्येक वयस्क नागरिक का वोट होना चाहिए। प्रत्येक वोट का एक समूल मूल्य होना चाहिए, यानी एक समान मूल्य होना चाहिए। कहने का मतलब है ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर प्रत्येक वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और प्रत्येक वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। यानी कि दोस्तों वयस्क नागरिक क्या होता है दोस्तों? जिस व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष हो जाती है और उस व्यक्ति की उम्र को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में हमसे पूछा है। तो दोस्तों याद रखेंगे जब भी कोई देश एक लोकतंत्र देश होता है, याद रखेंगे जब भी कोई देश एक लोकतंत्र देश होता है, उस लोकतंत्र में याद रखेंगे यहां पर हम क्या फिल करेंगे? लोकतंत्र फिल करेंगे। और उस लोकतंत्र में याद रखेंगे प्रत्येक वयस्क नागरिक को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए और प्रत्येक वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। जैसे कि अपना प्यारा भारत दोस्तों एक लोकतंत्र है और जब भी हमारे साथी यानी हम सभी की उम्र 18 प्लस हो जाती है, जब 18 प्लस हो जाती है दोस्तों तो हमको वोट डालने का अधिकार मिलता है। और वोट डालने का जो अधिकार है ये पहले 21 वर्ष था, लेकिन अब 18 कर दिया गया है। ये कब से किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे 61वां संविधान संशोधन। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। तो 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 21 साल से 18 साल वोट डालने की उम्र कर दी गई है और लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक का एक वयस्क नागरिक का वोट होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। चलिए चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आज का साथी दूसरा क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान दिया गया है? साथियों अगर बात कर लें भारतीय संविधान की तो भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 2। अनुच्छेद नंबर 2 दोस्तों कहता है कि भारत में एक नया राज्य का प्रवेश, नए यानी कि दोस्तों हम एक नए राज्य की स्थापना कर सकते हैं अनुच्छेद 2 का प्रयोग करके। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 1 में दोस्तों लिखा हुआ है कि भारत यानी कि भारत अर्थात इंडिया एक राज्यों तथा यूनियन टेरिटरी का एक संघ होगा, समूह होगा। ठीक है, याद रखेंगे। तो भारत एक केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों का एक समूह है, अनुच्छेद 1 में लिखा है। जबकि अनुच्छेद 2 में दोस्तों नए राज्य का प्रवेश और स्थापना के बारे में जिक्र किया गया है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। जैसे नया राज्य कौन बना था, अभी हमने देखा था 2014 में घटना थी दोस्तों 2 जून 2014 की। 2 जून 2014 को भारत में आंध्र प्रदेश से अलग होकर के, याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश से अलग होकर के दोस्तों तेलंगाना राज्य बना था। ये किस अनुच्छेद के तहत बना था दोस्तों? याद रखेंगे अनुच्छेद 2 के तहत। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य स्थित है? क्वेश्चन में पूछा निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य जो भारतीय संविधान में स्थित है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो दोस्तों अगर बात कर ले मौलिक कर्तव्य की तो कानून के समक्ष समानता रखना ये दोस्तों मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये हमारा क्या है? मौलिक अधिकार है जो आर्टिकल 14 में मिलता है। इसके अतिरिक्त अस्पृश्यता को बढ़ावा न देना ये भी दोस्तों एक मौलिक अधिकार है जो आर्टिकल 17 में मिलता है। इस्तेमाल ना करना ये कोई मौलिक अधिकार ना ही मूल कर्तव्य है। लेकिन अगर बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर डी की, साथी अगर बात कर ले ऑप्शन नंबर डी की, देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। यानी कि दोस्तों हमारे देश की हमें रक्षा करना है। यदि भारत सरकार चाहे, यदि किसी स्थिति में ना चाहते हुए भी किसी देश से युद्ध हो जाता है तो आप हमेशा तत्पर रहें। ना चाहते हुए भी यदि भारत सरकार आह्वान करती है तो अपनी राष्ट्र सेवा में आपको जाना चाहिए। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी के अनुसार भारत का एक मौलिक कर्तव्य, इसको आप लोग याद रखेंगे। अगर साथियों बात कर ले हम मौलिक कर्तव्य की तो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन, 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, जो कि दोस्तों हमने यूएसएसआर यानी कि सोवियत रूस अर्थात रूस के संविधान से इनको हमने लिया था। इसको भी याद रखेंगे। और 11वां मौलिक कर्तव्य, टोटल हमें पता है कि 11 मौलिक कर्तव्य है। 11वां दोस्तों साथियों मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन, 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के तहत जोड़ा गया था। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे कह रहा है कि 16 जाने माने महाजनपदों में से सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन सा था। अगर दोस्तों बात कर लेते हैं हम 16 महाजनपदों के बारे में, 16 महाजनपद ये क्या थे दोस्तों, याद रखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में 16 ऐसे राज्य थे जो दोस्तों भारत का प्रतिनिधित्व करते थे। जो वर्तमान में संयुक्त भारत देखते हैं हम, जो अखंड भारत का सपना देखा जाता है, उन सभी राज्यों में, उन सभी स्थानों को मिलाकर 16 महाजनपद थे दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। और उन 16 महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन था दोस्तों, याद रखेंगे मगध था। कौन था, याद रखेंगे मगध। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसकी राजधानी कई स्थानों पर बनी है, जैसे राजगृह बनी है, क्या बनी है, याद रखेंगे, राजगृह बनी है, या दोस्तों पाटलिपुत्र बनी है। ये सारी की सारी राजधानियां इनकी बन चुकी हैं, ठीक है, पाटलिपुत्र। और ये जो विस्तार था, ये मगध का जो विस्तार था दोस्तों, बिहार वाले क्षेत्र में, बिहार वाले क्षेत्र में इसका विस्तार था, सोन नदी और गंगा नदी के बीच में। इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। चलिए चलते हैं आज के 5वें क्वेश्चन की तरफ। आज का साथियों 5वां क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 245। क्वेश्चन नंबर 245 हमारे सामने है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 245 कह रहा है कि भारत के इतिहास में, भारत के एक किस ऐतिहासिक पाठ में चांदी के सिक्कों को रुपया रूप में बताया गया है। भारतीय इतिहास का ऐसा कौन सा जो पुस्तक है या शास्त्र है या वेद पुराण है जहां पर चांदी के सिक्कों को रुपया का रूप बताया गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र में चांदी के जो सिक्के थे दोस्तों, इनको क्या बताया गया है, रुपया का स्वरूप बताया गया है। इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। जो अर्थशास्त्र पुस्तक है ये किसने लिखी है, तो दोस्तों याद रखेंगे ये चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा, चाणक्य के द्वारा, ठीक है, इसको याद रखना है। चाणक्य के कई और नाम थे, जैसे दोस्तों इनका नाम एक और था जिसका नाम था विष्णुगुप्त, ठीक है। इसके अतिरिक्त दोस्तों इनका एक और नाम था जिनका नाम था कौटिल्य, ठीक है। ये सारे के सारे जो नाम है ये दोस्तों चाणक्य के थे। किसके थे, याद रखेंगे, कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य, ये किसके नाम थे, चाणक्य के ही नाम थे। इनके द्वारा अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी गई थी, इसको याद रखना है। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कितने भारत के निम्नलिखित में से किसने भारत में नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा का नेतृत्व किया था। दोस्तों घटना है दोस्तों 12 मार्च 1930 की। कब की, याद रखेंगे, 12 मार्च 1930। साथियों 12 मार्च 1930 को क्या हुआ था, तो याद रखेंगे एक यात्रा शुरू होती है। 12 मार्च 1930 को एक यात्रा शुरू होती है जिसका नाम दोस्तों रखा गया था दांडी मार्च। क्या रखा गया था, दांडी मार्च। इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू होता है और 5 अप्रैल तक चलता है। 5 अप्रैल तक चलता है और 6 अप्रैल को दांडी में जाकर के 6 अप्रैल को दांडी में पहुंच करके गांधी जी क्या कर देते हैं, नमक कानून तोड़ देते हैं। तो इसका राइट आंसर बनेगा नमक का कानून तोड़ने के लिए किसने यात्रा शुरू की थी, तो दोस्तों महात्मा गांधी ने। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1934 के बाद मुस्लिम लीग का मुख्य प्रवक्ता कौन बनाया गया था। दोस्तों अगर बात कर ले मुस्लिम लीग के मुख्य प्रवक्ता के बारे में, तो 1934 के बाद जो मुस्लिम लीग के प्रवक्ता बने थे ये दोस्तों बने थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन बने थे, याद रखेंगे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अबुल कलाम आजाद अलग है और अब्दुल कलाम आजाद अलग है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। मौलाना अबुल कलाम आजाद को क्या बनाया जाता है दोस्तों, याद रखेंगे, ये जो मुस्लिम लीग थी जिसकी स्थापना 1906 में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1906 में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है जो 18 सितंबर को आपका एग्जाम हुआ था उसमें। तो याद रखेंगे 1934 के बाद मुस्लिम लीग के मुख्य प्रवक्ता बने थे मौलाना आजाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8वां है, 248 नंबर, कह रहा है कौन सा वर्ड 4 जाने माने वर्डों में चौथे स्थान पर आता है। देखिए अगर बात कर ले जो भारत का जो इतिहास है, भारत का इतिहास लिखा हमें मिला है सबसे पहली पुस्तक ऋग्वेद में। किसमें मिला है, याद रखेंगे, ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में दोस्तों 10वां मंडल है, कौन सा, 10वां कह सकते हैं, 10वां जो चैप्टर है, जो 10वां मंडल है, यहां पर मिलता है हमें दोस्तों पुरुष सूक्त। क्या मिलता है, याद रखेंगे, पुरुष सूक्त। और पुरुष सूक्त में कहा गया है दोस्तों कर्म के आधार पर। किसके आधार पर, कर्म के आधार पर, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्म के आधार पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। कर्म के आधार पर दोस्तों 4 वर्ड डिस्कस किए गए हैं। कितने, 4, जिनमें से प्रथम जो बनेगा, याद रखेंगे, जो प्रथम बनेगा उसमें प्रथम स्थान पर हमारा दोस्तों ब्राह्मण आता है। कौन आता है, ब्राह्मण आता है। सेकंड स्थान पर दोस्तों क्षत्रिय आता है। कौन आता है, क्षत्रिय आता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। थर्ड स्थान पर दोस्तों शूद्र आता है। कौन आता है, याद रखेंगे, शूद्र आता है। इसके बाद चौथे स्थान पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कौन बनते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। देखिए यहाँ पर तीसरा बनेगा वैश्य, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और चौथा बनेगा दोस्तों हमारा शूद्र। कौन बनेगा, शूद्र,
इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो ब्राह्मण जो थे ये कर्मकांड में विश्वास रखते थे। क्षत्रिय जो थे दोस्तों ये क्या करते थे, ये अपना जो देश की रक्षा है, सीमा सुरक्षा करते थे ये लोग, जबकि वैश्य लोग व्यापार करते थे और शूद्र लोग नीचे का काम करते थे, जैसे आपका साफ सफाई का काम वगैरह ये सारे के सारे करते थे। लेकिन दोस्तों ये कर्म के आधार पर थे, याद रखेंगे, कोई भी पितृत्व माता पिता के आधार पर नहीं होता था। जैसे आपका बच्चा है, उस समय आपका बच्चा हुआ, अगर उसने ब्राह्मण वाला कार्य किया तो आप ब्राह्मण हो जाएंगे, ठीक है, आप उसका आपका जो बच्चा होगा वो ब्राह्मण हो जाएगा। यदि वो सेना में चला गया तो क्षत्रिय हो जाएगा, यदि उसने व्यापार शुरू कर दिया तो वैश्य हो जाएगा, और यदि उसने नीचे का काम शुरू कर दिया तो वो शूद्र कहलाएगा। ये कर्म के आधार पर थे, ना कि जाति के आधार पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का 10वां मंडल पुरुष सूक्त, ठीक है, तो इसका राइट आंसर बनेगा शूद्र, ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, 9वां। क्वेश्चन नंबर 9वां है, यानी कि सत्यशोधक समाज, क्या है 249वां क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे। साथियों अगर बात कर ली जाए सत्यशोधक समाज की, सत्यशोधक समाज की स्थापना दोस्तों ज्योतिबा फुले या ज्योतिराव फुले के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, ज्योतिबा फुले या ज्योतिराव फुले के द्वारा की गई थी सत्यशोधक समाज की स्थापना, इसको याद रखेंगे। जबकि राजा राम मोहन राय की दोस्तों बात कर ले, इसकी हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी साथियों, ब्रह्म समाज की स्थापना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 1828 में की थी। इससे पहले यह समाज जानी जाती थी आत्मीय सभा के नाम से। किस नाम से जानी जाती थी, आत्मीय सभा। और आत्मीय जो सभा थी दोस्तों ये कब स्थापना हुई थी इसकी, 1815 में, इसको याद रखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों की दोनों सभाएं, दोनों की दोनों जो संस्था थी, ये ब्रह्म समाज और आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय के द्वारा विकसित की गई थी, ठीक है। तो सत्यशोधक समाज की बात करें तो महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। और इनकी एक पुस्तक है दोस्तों गुलामगिरी, ये भी आप लोगों को याद रखना है, क्या नाम है, गुलामगिरी, ठीक है दोस्तों। तो हमने बात की है गुलामगिरी की, तो गुलामगिरी पुस्तक हो जाएगी महात्मा ज्योतिबा फुले की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि क्वेश्चन नंबर 250 कह रहा है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप सहित भारत की तटीय रेखा की कुल लंबाई कितने किलोमीटर लगभग मानी जाती है। तो दोस्तों याद रखेंगे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप यदि दोनों को मिला लिया जाए, और भारत की कुल तटीय रेखा का मतलब क्या है दोस्तों, याद रखेंगे। देखिए दोस्तों जो हमारा प्यारा भारत है कुछ इस तरह से दिखाई देता है, इस तरह से, ठीक है, याद रखेंगे, कुछ इस तरह से हमारा प्यारा भारत दिखाई देता है। और प्यारा जो भारत है इसमें एक एरिया है गुजरात से लेकर के यहाँ पश्चिम बंगाल तक, ठीक है, पश्चिम बंगाल तक यहाँ पर एरिया है। और ये पूरा का पूरा एरिया किससे लगता है दोस्तों, याद रखेंगे, समुद्र से लगता है, ठीक है, ये समुद्र से लगता है। इसके अतिरिक्त हमारा यहाँ पर अंडमान निकोबार है, ठीक है, अंडमान निकोबार है, तो ये भी दोस्तों पूरा का पूरा एक द्वीप है, इसके आसपास भी क्या है, समुद्र है, ठीक है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी समुद्र हो जाएगा। और इस दिशा में याद रखेंगे, इस दिशा में क्या है दोस्तों, हमारा लक्षद्वीप, बहुत छोटे छोटे द्वीप समूह है, इनको याद रखेंगे। तो इनमें भी क्या लगता है, हमारा समुद्र लगता है। और टोटल हमसे यही पूछा है कि दोस्तों ये जब सारे की सारी लेंथ यहाँ से लेकर के ये सारी और उसके बाद ये वाली और ये वाली टोटल कितने किलोमीटर लंबी है, क्वेश्चन ये पूछा है हमसे, ठीक है। तो अगर हम बात कर लें इसकी टोटल लेंथ की तो दोस्तों ये बनेगी 7516 के लगभग, ठीक है, 7516 किलोमीटर लगभग इसकी लेंथ बनती है, इसको याद रखेंगे। जबकि ओवरऑल जो पूरे देश की सीमा देखी जाए तो वो आपकी 15,000 किलोमीटर है। कितनी है, याद रखेंगे, 15,000 किलोमीटर, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो दोनों के दोनों क्वेश्चन हमने कवर किए। एक तटीय रेखा का जो 7516 लगभग 0.15 में और आती है, तो इतनी लगती है, जबकि टोटल 15,000 किलोमीटर है, इसको याद रखेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों 11वां क्वेश्चन है, कह रहा है किस दिशा में भारत बलित पर्वत से घिरा हुआ नहीं है। कह रहा है किस दिशा में भारत बलित पर्वत से घिरा हुआ नहीं है। क्या पूछा हमसे, नहीं पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे। और बलित पर्वत क्या है दोस्तों, याद रखेंगे, बलित पर्वत क्वेश्चन घुमा के पूछा है आपसे। बलित पर्वत की अगर बात कर लें तो दोस्तों जो नए पर्वत होते हैं, जिन भी पर्वतों का निर्माण नया होता है, ठीक है, याद रखेंगे, जिन भी पर्वतों का निर्माण नया होता है उन्हें नवीन बलित पर्वत कहा जाता है। और नवीन बलित पर्वतों में दोस्तों हमारा हिमालय आता है। क्या आता है, हिमालय। और हमें पता है जो दोस्तों हमारा पूरा हिमालय है ये किस दिशा में, ये भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। किस दिशा में, उत्तर दिशा में, इस तरह नीचे से हमारा भारत है। तो क्वेश्चन में पूछा किस दिशा में घिरा नहीं है। देखिए पश्चिम दिशा की बात की जाए तो यहाँ पर क्या है, हमारा पाकिस्तान का एरिया पड़ जाता है और अरावली पर्वतमाला है। उत्तर पश्चिम की बात की जाए, देखिए अगर हम प्यारा सा भारत अपना बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से, कुछ इस तरह से हमारा प्यारा भारत है, यहाँ से ऐसा इसको हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसको इमेजिन कर लीजिए, मान लीजिए इस तरह से हम बनाने की प्रयास करते हैं। तो यहाँ हिमालय है, यहाँ हिमालय, ये पश्चिम का एरिया है जहाँ पर अरावली है। इसके अतिरिक्त ये भी हिमालय है और ये भी हिमालय है। तो दोस्तों अगर बात करें पश्चिम में हिमालय नहीं है तो ऑप्शन में क्या पूछा, नहीं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उत्तर पश्चिम ये एरिया हो जाएगा, यहाँ पर हिमालय ट्रांस हिमालय का हिस्सा है
उत्तर में पूरा का पूरा हिमालय विकसित है। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्व ये वाली दिशा में देखा जाए तो भी हमारा असम में हिमालय स्थित है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जहां पर बलित पर्वत स्थित नहीं है, यानी कि हिमालय पर्वत स्थित नहीं है। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों कह रहा है दिहांग घाटी। दिहांग घाटी के बाद हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ता है। दिहांग घाटी के बाद हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ता है, भारत की पूर्वी सीमा बनती है, जिसे क्या कहा जाता है? दोस्तों अगर बात कर ले भारत की पूर्वी सीमा के बारे में, अभी हमने चर्चा की थी इसके बारे में। जब दोस्तों इसकी हमने चर्चा की थी, जब इसकी चर्चा की थी तो दिहांग घाटी, देखिए हिमालय को फिर एक बार फिर से बनाकर दिखाते हैं। यहां पर हिमालय है, उसके बाद यहां पर हिमालय है, फिर अपना पूरा ये हिमालय है, उसके बाद यहां पर हिमालय मिल जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा है दिहांग घाटी के बाद हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, तो यहां पर दिहांग घाटी है अरुणाचल प्रदेश में, और हिमालय कहां पर मुड़ रहा है? यहां से दक्षिण की ओर मुड़ रहा है, ऐसा मुड़ रहा है। ठीक है, और ये कह रहा है भारत की पूर्वी सीमा बनाता है, यानी कि म्यांमार से सीमा बनाता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे इसे कहा जाता है पूर्वांचल। क्या कहा जाता है? पूर्वांचल कहा जाता है। और ऑप्शन नंबर डी अभी मिसिंग है, तो ऑप्शन नंबर डी की बात कर ले पूर्वांचल की। देखिए अभी आपको हम दर्शन ऑप्शन नंबर डी के भी करवा देते हैं, और इसका राइट आंसर बनेगा पूर्वांचल। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ये वाला एरिया उत्तर पूर्व या पूर्वांचल कहलाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं उसके ऑप्शन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ भी। ठीक है, याद रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 कहां से है? ये देखिए पूर्वांचल, ऑप्शन नंबर डी आपको दिखाई दे रहा है, इसका आंसर भी डी बनेगा, जो पिछला क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, कह रहा है कि भारत में संपूर्ण उत्तरी मैदान में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? देखिए अभी हमने फिर से भारत का मैप बनाना है, यहाँ पर इस तरह से कुछ भारत का मैप बनेगा अपने। ठीक है, ये वाला पूरा भारत का मैप, एक मिनट ये बन नहीं रहा, आप इसको इमेजिन करिए। ठीक है, अपना पूरा भारत मैप लीजिए, और ये वाला एरिया पूछा है संपूर्ण उत्तरी मैदान। जो गंगा और यमुना का मैदान होता है उसे उत्तर भारत का पूर्वी मैदान कहा जाता है, और गंगा और यमुना की जो नदियां आती हैं हिमालय से, कहाँ से? हिमालय से, और ये नदियां कहलाती हैं दोस्तों मिट्टी लाती हैं, और उस मिट्टी को दोस्तों कहा जाता है जलोढ़ मृदा। क्या कहा जाता है? जलोढ़ मृदा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से याद रखेंगे। उत्तरी मैदान में कौन सी मृदा है? जलोढ़ मृदा। काली मृदा जो है दोस्तों ये हमारी कहां पर है? दक्कन के पठार में। दक्कन के पठार में जो महाराष्ट्र का एरिया है, ये अभी 18 सितंबर क्वेश्चन पूछा गया था, तो याद रखेंगे काली मृदा महाराष्ट्र वाली दक्कन पठार में। लैटराइट मृदा पाई जाती है दक्षिण भारत में केरल की तरफ, इसको याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर बनेगा उत्तरी संपूर्ण मैदान की जो मृदा होगी दोस्तों कैसी हो जाएगी? जलोढ़। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी जगह की जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रकों में से नहीं है? निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा प्रभाव है जो आपके क्या कह रहा है? किसी भी जगह की जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रणों में से नहीं है। तो जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रण क्या होते हैं? याद रखेंगे समुद्र से जलवायु की दूरी तो निर्धारित हो जाएगा, अक्षांशों की दूरी, समुद्र की जलधाराएं, ये सारी की सारी क्या होती हैं दोस्तों? ये जलवायु पर निर्भर करती हैं। लेकिन जो मानव के प्रभाव होते हैं, मानव के जो प्रभाव होते हैं याद रखेंगे ये इनके नियंत्रणों में नहीं होते, क्योंकि मानव क्या करता है? अंधाधुंध पेड़ों की कटाई करता है, और जलवायु इससे इसका नुकसान होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हमारा सही उत्तर बन जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा है कि भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या है? भारत में कितने नेशनल वाटरवे है? ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा है। तो दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर बनेगा 111। 111 बनेगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे। आपसे एक पूछा जाएगा NW#1 यानी कि नेशनल वाटरवे 1 पूछा जाएगा, इसके अतिरिक्त नेशनल वाटरवे 2 पूछा जाएगा। इन दोनों को हम लोग देख लेते हैं। तो नेशनल वाटरवे जो फर्स्ट है ये दोस्तों प्रयागराज से, कहां से? प्रयाग से हल्दिया तक है। कहां तक है? याद रखेंगे प्रयाग से हल्दिया, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, यहां तक है आपका कौन सा? नेशनल वाटरवे 1, इसको याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त नेशनल वाटरवे 2 कहां पर है? लोहित नदी पर, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वहां पर स्थित है, और ये दोस्तों कहां से? हल्दिया से कहां पर पड़ता है? याद रखेंगे सिलट वाला एरिया होते हुए असम में पड़ता है, इसको याद रखेंगे। तो ये असम में हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों को याद रखना है आप लोगों को। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। कह रहा है दोस्तों चुंबकीय वस्तुएं ऐसी वस्तुएं हैं जो, एक मिनट क्या हुआ, हाँ, चुंबकीय वस्तु ऐसी वस्तु है जो क्या करती है, ये बताना है हमें। तो चुंबकीय वस्तुओं के बारे में बात की जाए, वो क्या करती है? सदैव किसी भी लोहे की जो चीज होती है वो सदैव अपनी ओर आकर्षित करती रहती है। ठीक है, क्या करती है? अपनी ओर लोहे की जो भी वस्तु होगी उसको क्या करेंगी? अपनी ओर आकर्षित करेंगी। जबकि यहाँ पर कह रहा है एक चुंबक को सदैव अपनी ओर आकर्षित करती है। देखिए चुंबक होगी, मान लीजिए इस तरह से एक चुंबक है और एक चुंबक यहाँ पर है। ठीक है, इनको याद रखेंगे। तो ये दोनों चुंबक यहाँ पर होता है नॉर्थ पोल और यहाँ पर साउथ पोल। ठीक है, यहाँ पर नॉर्थ पोल और यहाँ पर साउथ पोल, इसको याद रखना है। तो सदैव एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। देखिए यदि नॉर्थ और नॉर्थ फंस जाता है तो ये दोस्तों क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे। यदि साउथ और नॉर्थ फंसता है तो ये क्या करेंगे? आकर्षण करेंगे। याद रखेंगे एक जैसे जब भी ध्रुव पाए जाएंगे चुंबक में वो हमेशा प्रतिकर्षण करेंगे, तो सदैव आकर्षित नहीं करेंगे, मतलब ये गलत है ऑप्शन। आगे कह रहा है एक चुंबक को
कभी भी आकर्षित नहीं होते हैं। यानी कि ये चुंबक, अभी हमने बताया, ये जो चुंबक है यदि नॉर्थ पोल और साउथ पोल मिल जाए तो ये क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। ठीक है, याद रखेंगे, चिपक जाएंगे। और यदि यहाँ पर नॉर्थ साउथ मिल जाए तो चिपक जाएंगे, यदि साउथ साउथ मिले, अभी हमने पहले बताया था कि यदि एक जैसे ध्रुव मिले तो ये नहीं चिपकेंगे। तो कभी भी आकर्षित का मतलब, तो आकर्षित तो करेंगी, जब नॉर्थ साउथ हो जाएंगे तब तो करेंगी, तो ये भी गलत है। अब कह रहा है सदैव एक चुंबक से दूर चले जाते हैं। दूर कब जाते हैं, जब एक जैसे पोल आ जाते हैं, तो ये भी गलत है। यानी कि कोई भी विकल्प सही नहीं है, इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे कह रहा है एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवियां जिन्हें स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्या कहलाती हैं। देखिए, ऐसी छवियां जिन्हें हम कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते, यानी कि पर्दे पर नहीं उतार सकते, तो वो हमेशा छवियां कैसी कहलाती हैं, हमेशा वो चित्र कैसे होते हैं दोस्तों, आभासी होते हैं। कैसे होते हैं, याद रखेंगे, आभासी। समतल दर्पण में हमेशा चित्र आभासी और सीधे बनते हैं, और दर्पण से वास्तविक दूरी पर बनते हैं, तो याद रखेंगे ये वर्चुअल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, याद रखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी कैपिलरी एक्शन सूक्ष्म नालिका प्रवाह का उदाहरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर बनेगा साबुन के बुलबुलों का निर्माण करना। देखिए, सूक्ष्म नालिका जो उदाहरण है, ये साबुन के बुलबुलों का जो निर्माण होता है, ये सूक्ष्म नालिका का उदाहरण नहीं है। जबकि पानी का ऊपर चढ़ना, किसी रोड में आप पानी लेंगे, यदि ऊपर चढ़ेगा, ये सूक्ष्म नालिका का उदाहरण बनेगा। अश्रु नालिका के माध्यम से आंसू बहना, जो हमारे आंसू बहते हैं, ये भी सूक्ष्म नालिका के उदाहरण के प्रभाव होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा ब्लोटिंग कागज का द्वारा स्याही पर अवशोषण, ठीक है, ये भी आपका किसका उदाहरण है, याद रखेंगे, सूक्ष्म नालिका प्रभाव का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर बनेगा। साबुन के जो बुलबुले होंगे ये इसका प्रभाव नहीं होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे दोस्तों कह रहा है, कीटों में गैसों के आदान प्रदान के लिए वायु नली के संचाल को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे, इसको ट्रेकिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, श्वास नली कहा जाता है। कोई कीट जो है, मान लीजिए कोई कीड़ा मकोड़ा है, ये क्या करते हैं, गैसों का जब आदान प्रदान करते हैं, जो ट्रेकिया का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, ट्रेकिया का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे। आज का लास्ट और 20वां क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है पत्तियों की सतह पर मौजूद रंध्र, कह रहा है पत्तियों की सतह पर मौजूद रंध्र यानी कि स्टोमाटा के माध्यम से किस प्रक्रिया, ठीक है, क्या कह रहा है, स्टोमाटा के माध्यम से किस प्रक्रिया, एक मिनट, किस प्रक्रिया का कह रहा है, क्या कह रहा है, पत्तियों के माध्यम से मौजूदा रंध्र में स्टोमेटा के माध्यम से किस प्रक्रिया द्वारा पानी का वाष्पीकरण होता है। देखिए, पानी का जो वाष्पीकरण होता है साथियों, इसको याद रखेंगे दोस्तों, जो पानी का वाष्पीकरण होता है वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से, याद रखेंगे, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। यानी कि जो पत्तियों में मौजूद रंध्र होते हैं वो भोजन बनाते हैं, तो जो पानी का जो वाष्पीकरण हो जाता है भोजन बनाते समय, वो प्रकाश संश्लेषण के ही माध्यम से होता है। क्योंकि पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, और इसी के माध्यम से पानी का वाष्पीकरण हो जाता है। और बहुत सारे लोग इसका आंसर बताते हैं वाष्पीकरण या वाष्पोत्सर्जन, ये जो कि गलत है बिल्कुल। ठीक है, इसको याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों यदि समझ में आए हैं तो एक बार से आपको क्या करना है, सेशन को दोस्तों में शेयर करना है, जिन भी विद्यार्थियों का एग्जाम है। इसके अतिरिक्त दोस्तों आपको क्या कर देना है, यदि चैनल पर नए आए हैं तो कॉर्नर में आपको ब्लैक या रेड कलर का बटन मिलेगा, और इसको चैनल को अपने सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, हम आपके लिए जब भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन या फिर वीडियो लाएंगे तो आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट होने वाली है। अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ। कल आखिरी क्लास होगी और परसों आपका पेपर होगा। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखना, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।